ISPR के मुताबिक तमाम फौजियों को शहीद करार देने का ऐलान फख्र और दुख से किया जा रहा है। Positions in Siachen, 8 people pulled out from under the snow. 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ ये सियाचिन का इलाका है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन पर एक साल में तकरीबन 8 महीने तक मुसलसल बर्फबारी होती रहती है। सियाचिन के दर्जा हरारत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपके घर में मौजूद फ्रिज में 1 सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जमती है, जबकि इंसानी खून -2 सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाता है। और सियाचिन का दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ इंसान रहने का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये इलाका इंसानी रहाइश के काबिल ही नहीं है। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के 2 जोहरी हथियारों से लैस ममालिक की फौजें इस बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद हैं, और वो मुल्क हैं इंडिया और पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव इरफान राजा है। दिसंबर हिस्ट्री की आज की वीडियो में हम दुनिया के इस बुलंद तरीन मकाम पर होने वाले इस बर्फानी जंग के बारे में आपको बताएंगे। सियाचिन ग्लेशियर पर जब लड़ना तो बहुत दूर की बात, यहाँ सांस लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि इतनी बुलंदी होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन बमुश्किल 30% ही पहुँच पाती है। मगर इसके बावजूद इंडिया और पाकिस्तान इतने बुलंद तरीन मकाम पर भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं और जंग लड़ रहे हैं, और इन दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान कई मरतबा इस मकाम पर झड़पें भी हो चुकी हैं। तो यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इन दोनों मुल्कों की फौजें इतने मुश्किल और बुलंद तरीन मकाम पर कब और कैसे पहुँची। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरती इलाका था। वहाँ के राजा ने कश्मीर की आवाम के खिलाफ जाकर कश्मीर का इलाका इंडिया के साथ कर दिया, और इंडिया ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी। इस पर कश्मीरी आवाम ने बगावत कर दी और उनका साथ देने के लिए पाकिस्तान भी मैदान में आ गया, और 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बाकायदा जंग शुरू हो गई। इस मामले को हल करने के लिए उस वक्त के पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे सर जोड़ के बैठ गए, ताकि सीज़ फायर के तहत सरहदी हदूद का तयन किया जाए। इस मुआहदे के तहत सीज़ फायर लाइन की आखिरी हद को NJ 9842 का नाम दिया गया, जो सियाचिन ग्लेशियर के जनूबी हिस्से के करीब वाक़ है। सीज़ फायर लाइन की आखिरी हद मुकर्रर करने के बाद भी तकरीबन 50 मील की सरहद जेल मुकर्ररा थी, क्योंकि वो इलाका बर्फ़ से लबरेज था। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इस हिस्से की हदबंदी पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, और इस इलाके को बगैर हदबंदी के ही छोड़ दिया गया। मगर 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मरतबा फिर से जंग लड़ी गई, और इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान का एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हो गया। इसके बाद एक मरतबा फिर से सरहदों की नई हदूदबंदी की ज़रूरत पेश आई। लिहाजा 1972 में इंडिया में शिमला के मकाम पर नई हदबंदी की गई, मगर इस बार हदबंदी सीज़ फायर लाइन के बजाय LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से की गई। को इस मुआहदे पर इंडिया की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन किए। इस मुआहदे में यह भी कहा गया कि दोनों फरीक़ैन अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात और किसी भी कानूनी मदाखलत से बालातर होकर LOC को एकतरफ़ा तौर पर बदल नहीं सकते, और इस मुआहदे पर दस्तखत करने वालों ने एक बार फिर से इस हद को NJ 9842 तक ही महदूद रखा, और सियाचिन ग्लेशियर के इलाके को बर्फ़ होने की वजह से गैर मुतय्यन छोड़ दिया गया। सियाचिन में बड़ी तादाद में तोपैमा भी आते थे, और 1972 से लेकर 1980 तक हुकूमत पाकिस्तान ने 21 इजाज़तनामे तोपैमाओं को जारी किए, मगर किसी के अपने गुमान में भी नहीं था। इन्हीं तोपैमाओं में एक जासूस भी है। 1977 में जर्मनी के तोपैमा ने इंडियन फौज के एक आला अफसर को अमेरिका की तरफ से भेजा गया एक नक्शा दिखाया, जिसमें NJ 9842 से आगे वाले 50 मील के हिस्से को पाकिस्तानी हदूद के अंदर दिखाया गया, जो कि गैर मुतय्यन था। इसके बाद इंडिया ने सियासत में कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद यहाँ पर तोपैमाओं का आना लगभग तकरीबन बंद ही हो गया, और 1983 में
पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगाकर शिकायती नोटिस भी भेजे। 1980 की दहाई का दौर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में उस वक्त कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह तहरीकें बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का मुकाबला कर रहा था। इस तमाम तर तनाव के माहौल में इंडियन फौज ने एक बहुत ही गैर मामूली फैसला कर लिया था। इंडियन फौज ने 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ सियाचिन के इलाके में एक फौजी ऑपरेशन मैगोर शुरू कर दिया था, और इसकी कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 रोज बाद 17 अप्रैल 1984 को लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अकबर और ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ की क़यादत में अपनी फौज को सियाचिन ग्लेशियर पर उतार दिया। अब दुनिया का बेहतरीन मैदान जंग सज चुका था। 13 अप्रैल 1984 को इंडिया ने अपनी जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के जरिए सियाचिन के बुलंद तरीन मकाम पर 3,000 के करीब अपने फौजी जवानों को उतार दिया और सियाचिन के 2,500 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। इसके बाद 1987 और 1989 में भी दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान झड़पें होती रही, और फिर 2003 में दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाकी राय से जंगबंदी का एक फायदा तय पाया। सियाचिन ग्लेशियर पर दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुकाबला कम और कुदरती माहौल से ज़्यादा है। यहाँ अक्सर व बेशतर बर्फबारी तूफान आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ तेज़ तरीन हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा होती है। 2003 में जंगबंदी के मुआहदे के बाद से लेकर अब तक सियाचिन की लड़ाई दुनिया की मुनफरिद लड़ाई है। 20 साल में एक गोली भी नहीं चली, पर इन 20 सालों में बेशुमार आबाद हुई हैं, और ये तमाम के तमाम आबाद कुदरती आफात की वजह से हुई हैं। अप्रैल 2012 में 11 सेक्टर के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से पाकिस्तानी फौज के 140 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने फौजों की वापसी और सियाचिन महाद को ख़त्म करने की तजवीज़ दी, और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इस पर मुज़ाकरात भी हुए, मगर फिर भी मामला हल न हो सके। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान सियाचिन तनाज़े पर ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक लगभग 13 से 14 मुलाकातें हो चुकी हैं, मगर तमाम की तमाम बेनतीजा और बेसुध ही रही। इंडिया और पाकिस्तान को बेमहाज खासी महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि ये जंग एक लाहासी जंग है। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के सैकड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। अब तक के अंदाजे के मुताबिक इंडिया लगभग $500 मिलियन अपनी तकरीबन 8,000 फौज के ऊपर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने 5,000 फौजियों के ऊपर $70 मिलियन खर्च करता है। इसके अलावा अब तक के होने वाले जानी नुकसान के हवाले से बताते चले, इस हवाले से सही आदाद और शुमार तो मौजूद नहीं है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक अब तक दोनों मुल्कों के तकरीबन 6,000 से ज़्यादा फौजी इस तमाम तर बर्फानी जंग में मारे जा चुके हैं, और इनमें अक्सरियत की मौत कुदरती वजूहात की वजह से हुई हैं। क्योंकि 1984 में इंडिया पाकिस्तान से पहले सियाचिन पर पहुंचा था और उसने वहाँ के 2,500 किलोमीटर पर कब्जा भी कर लिया था, और इस वक्त इंडिया सियाचिन पर ऊंचाई पर मौजूद है और वहाँ उसने मुस्तकिल चौकियाँ भी कायम कर रखी है। इंडिया की शर्त यह है इस महाज पर इसकी अस्करी बर्तरी और हकीकी ज़मीनी पोजीशन को कानूनी हैसियत दी जाए, और बिना किसी एतराज़ के इसे तस्लीम किया जाए तो इंडिया सियाचिन से अपनी फौजों बुला सकता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुतालबा यह है कि इंडिया शिमला मुआहदे की पासदारी करे और 1982 वाली पोजीशन पर वापस चला जाए, तो पाकिस्तान सियाचिन से फौजी निकला का सोच सकता है। अगर दोनों मुल्कों की ये शर्तें और मुतालबात दोनों को ही काबिल कबूल नहीं है, ज़्यादा मादी करीब में सियाचिन से फौजी निकला होता नजर नहीं आ रहा। आज 2023 में 39 साल गुजरने के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के इस बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, और इस मकाम से इंडिया और पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हो रहा, और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अना की जंग है। इस बारे में एक अमेरिकी स्कॉलर ये कहते हैं कि ये जंग एक ऐसी लाहासिल जंग है जैसे दो गंजे शख्स एक तंगी के लिए लड़ रहे हैं। वो बिलाशुबा सियाचिन दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मैदान जंग है, जहाँ फौज को रखना दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल और महंगा अमल है। एक ऐसा इलाका जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत
-60 डिग्री तक चला जाए, वहाँ से दोनों मुल्कों के लिए अपनी फौजों को निकालने से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। यह अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि इनसे दुश्वार, नाकाबिल इस्तेमाल और अस्करी लिहाज से गैर करीबी मकाम पर ये जंग क्यों जारी है और कब तक जारी रहेगी।